हेलो स्टूडेंट्स। जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्या आपने इसको देख चुके हैं? पिछले लेक्चर्स में क्या डिस्कशन हुआ था? पिछले लेक्चर्स में हमने वेक्टर रिजोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, है ना? सो अभी तक हमने कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है क्रॉस कर चुके हैं। तो क्या क्या टॉपिक हम क्रॉस कर चुके हैं? देखिए, हमने सबसे पहले वेक्टर एडिशन को डिफाइन किया, है ना? बाकी पहले तो हमने छोटी मोटी चीज़ें जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद हमने वेक्टर एडिशन डिफाइन किया। वेक्टर एडिशन में क्या क्या किया हमने? वेक्टर एडिशन में कुछ लॉज हमने स्टडी किया, लाइक ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन लॉज, इसको हम स्टडी किए हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिला जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जस्ट आफ्टर वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने स्टार्ट कर दिया वेक्टर रिजोल्यूशन, है ना? सो लास्ट क्लास हमने वेक्टर रिजोल्यूशन पे वर्क कर चुके हैं, बट हमने लास्ट क्लास जो रिजॉल्व किया था ये हमने 2D में रिजॉल्व किया था, है ना? 2 डायमेंशन में रिजॉल्व किया था। सो 2D में ज़्यादा इमेजिनेशन लगता है या 3D में ज़्यादा इमेजिनेशन लगता है? आप बता सकते हैं। यस, आप सही सोच रहे हैं। 3D को जब आ जाएंगे, 3 डायमेंशन में हमको इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जैसे कि मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था, आप आपके माइंड को ना पुशअप कीजिए, पुश कीजिए, है ना? क्या होता है जब हमको कुछ डिफिकल्टीज महसूस होता है, नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी कैसा है, जब हमें ना कुछ डिफिकल्टीज महसूस होता है, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ना आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो काम करते टाइम जब आपको डिफिकल्टीज महसूस होगा ना, तो बच्चे क्या बोलते हैं? अरे बहुत डिफिकल्ट है, कौन करता है? ऐसा बोलते हैं ना? नहीं, ये एटीट्यूड जो है ये एक रॉन्ग एटीट्यूड है, ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है। हाँ, डिफिकल्टीज से सीखना चाहिए, डिफिकल्टीज को फेस करना चाहिए। क्या होगा जब आप नया नया पढ़ाई करेंगे ना, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे थे, अब आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा चीजें तो डिफिकल्ट होंगे ना, है ना? थोड़ा ज्यादा सोचने वाली चीजें होंगी। डिफिकल्ट का मतलब क्या है? सोचना पड़ता है, सोचने में डिफिकल्टीज होता है ना? तो ये जो सिचुएशन आएंगे, तब आप अगर बैकफुट में आ जाओगे, बोलोगे नहीं बहुत डिफिकल्ट है, कौन पढ़ता, तो फिर आप कैसे होगा? कैसे कर पाएंगे आप? कैसे आप जेईई क्लियर करेंगे? कैसे नीट क्लियर करेंगे? कैसे आप अच्छे इंजीनियर बनोगे? कैसे अच्छे डॉक्टर बनोगे? कैसे साइंटिस्ट बनोगे? बन पाओगे क्या? है ना? तो इसलिए आपको चीजों को पलटना है। पलटना बोले तो आपको ज्यादा चैलेंजिंग होना है कि कैसे नहीं होता, मैं देखता हूं, मैं डिफिकल्टीज फेस करूंगा, फिर भी खुद को पुशअप करूंगा, डिफिकल्टीज फेस करने के बावजूद भी मैं स्ट्रगल करूंगा, मेरे अंदर स्ट्रगलिंग एबिलिटीज है, मैं इसको सामने लाऊंगा, मैं स्ट्रगल करूंगा, चीजें हो नहीं रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे, फिर भी कोई बात नहीं, मैं इसको पूछूंगा, उसको पूछूंगा, इंटरेक्ट करूंगा, इसको सॉर्ट आउट करूंगा, मैं ही करूंगा। ये जो थ्रस्ट है, ये जो इनर थ्रस्ट है ना, आपको डेवलप करना पड़ेगा, और वो ये है आपके अंदर। इनर थ्रस्ट देने वाले चीजें आपके अंदर है, तो इसलिए कभी भी हार मत मानना, आप फील्ड छोड़ के बाहर मत जाना, बस पीछे लगे रहना। पढ़ाई ना ऐसा एक चीज है, पढ़ाई कभी कभी आपको डराएगा, पर आप डरना मत, उसको फेस करना सीखो, ठीक है? सो फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स है ना, वैसे ही है ना? प्रॉब्लम्स को आप एंजॉय करो, उस पे आप खो जाओ, आप प्रॉब्लम में खो जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ। उससे क्या होगा कि आपको ना ध्यान में आएगा कि प्रॉब्लम में है क्या, क्या चीजें हैं, प्रॉब्लम्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ना? जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, फिर ना आप उसको एक वे आउट निकालोगे, वे निकलेगा, फॉर्मूला लगाओगे, फिर आप सॉल्व हो जाएगा, है ना? यस। चलिए, कोई बात नहीं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने को जा रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी सोचने वाला भी है ना? थोड़ा सा आपको ना अच्छे से सोचना पड़ेगा, अच्छे से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। उस टॉपिक का नाम क्या है? यस, वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन। लास्ट क्लास हमने क्या डिफाइन किया था? वेक्टर रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन मैंने डिफाइन किया था, आपको एक्सप्रेस किया था, सब याद है आपको? ए वेक्टर को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे? ए वेक्टर को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे? एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो अगर आपने पिछली क्लास देखा नहीं, सबसे पहले उसको देखो, बिकॉज वो इजी है, 2D में रिजल्ट किया था। ए वेक्टर को हमने लिखा था एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, याद करो, ऐसे लिखा था ना कि वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है? मैग्नीट्यूड। आई कैप क्या है? डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? एक्स एक्सिस। प्लस ए वाई क्या है? मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? जो कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के अलग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड, और जे कैप उसके डायरेक्शन है। थोड़ा सोचिए, ये 2D में था या 3D में था? 2D में था, बिकॉज हमने 2 एक्सिस लिया था, 2 डायमेंशन में था। कौन सा एक्सिस लिया था? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पर 3D में क्या है? 3D में और एक एक्सिस इन्वॉल्व हो जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। खाली अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लूंगा ना, तो वो क्या होगा? एक प्लेन बनेगा बस। देखो आप, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
तो यह कोई थ्री डायमेंशनल सिचुएशन नहीं है, बस एक प्लेन है। जैसे कि ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड का जो प्लेन है ना, वैसा ही एक प्लेन है। ये प्लेन को हम कौन सा प्लेन बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन हमने प्लेन में रिजॉल्व किया था पिछले क्लास में, ओके, और 2D था। जैसे कि आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं, वो भी थ्री डायमेंशनल सिचुएशन है ना। सबसे बेहतर होगा कि आप जिस रीडिंग रूम में बैठे हैं उसको ही ये वाला सिचुएशन मान लीजिए, थ्री डायमेंशनल सिचुएशन मान लीजिए। अपने अपने कमरे को ऐसा है कि क्यूबॉइड जैसे इमेजिन कीजिए, है ना। इसमें और इसमें काफी डिफरेंस है। इसमें 2 एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है। ये जो डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूं ना, इसमें 3 एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है। ये 3D में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, बट यहां पे ना ऐसा 3 प्लेन है। जैसे यहां पे एक प्लेन है, यहां पे 3 प्लेन को लेके बनाया गया है। 3 प्लेन, 3 प्लेन्स। हाउ 3 प्लेन? क्या बता सकते हैं? अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, जैसे कि लेट दिस बी एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। सोचो बेटा, यहां तो एक ही प्लेन था, उसका नाम क्या था? एक्स वाई प्लेन। और उस प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स थे, है ना। प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। तो ये प्लेन में था। तभी हमने 2 में एक्सप्रेस किया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर एक्सप्रेस किया था। बिकॉज वेक्टर, वेक्टर कैसे था? ऐसे था वेक्टर। ये हमारा क्या था? ए वेक्टर था। ये उस प्लेन में था। पर यहां पे जो वेक्टर में ड्रॉ किया हूं, यहां पे जो ए वेक्टर दिख रहा है, ये कोई पर्टिकुलर प्लेन में नहीं है क्या प्लेन में? कैसे नहीं है बताओ? क्योंकि आप अगर ध्यान देंगे ना, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। यहां पे सारे एंगल 90 डिग्री है। आपको समझ पा रहे हैं कौन सा एंगल? जैसे कि एक्स वाई मतलब ये वाला एंगल कितना है? 90 है। देखो ये जो एंगल दिखा है ना, ये 90 डिग्री है। आप ना 3D में सोचना, 2D में मत सोचना। जबकि बोर्ड कैसा है? 2D है। बोर्ड 2D है। आप बोलोगे अरे 2D में सर 3D कैसे समझा रहे हैं? तो मैं बोर्ड में ही एक्सप्लेन करना है ना, तो मैं थोड़ा सा 3 डायमेंशनल जैसा लुक दे रहा हूं उसको। आप कोशिश कीजिए समझने को। ये 90 डिग्री है। वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसके बीच भी एंगल कितना होगा? यस, उसके बीच भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। सिमिलरली जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, उसके बीच भी एंगल कितना होगा? यस, वो एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये सारे है ना 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, है ना। 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो सभी एक्सिस आपस में 90 डिग्री एंगल डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। करेक्ट? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अच्छा बेटा बताओ कि ये तो वाई एक्सिस, ये तो सही है, ये वाई एक्सिस है। जैसे मैं इसको एक्स माना था ना, इसको वाई मान लिया, वाई को जेड मान लिया, ऐसा है ना? तो ये अगर वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। तो बेटा बताओ कि ये जो बोर्ड का प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? यस, ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन है। ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो इस प्लेन को क्या बोलना? वाई जेड प्लेन। इमेजिन कीजिए, इमेजिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेरा काम क्या है? आपको समझाना। मुझे तो समझ में आ गया, पर उसके क्या फायदा? आप नहीं समझेंगे। तो ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, बोर्ड कौन सा प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है। तो बेटा बताओ, जो एक्स एक्सिस है उसके डायरेक्शन किस तरफ है? एक्स का डायरेक्शन किस तरफ है? क्या एक्स एक्सिस का डायरेक्शन उस तरफ है जैसा आपको दिख रहा है? क्या उस तरफ है? कुछ बच्चों को समझ में आ गया? यस, उस तरफ नहीं है। जिनको समझ में नहीं है वो और ज्यादा कंसंट्रेशन से देखो। क्या एक्स एक्सिस इस तरफ है? नहीं है। एक्चुअली रियली फैक्ट्स कैसा है? देखिए मेरे पास 3 मार्कर है। इस मार्कर को लेकर मैं बेटर आपको समझा सकता हूं। जैसे कि 2 मार्कर है, मैं और एक मार्कर ले लेता हूं, एक रेड कलर का मार्कर ले लेता हूं। देखिए आप, ये देखो बेटा, ये देखो, यहां से आपको समझ में आएगा। मैंने जो एक्सिस बनाया ना, तो कौन सा एक्सिस किस तरफ है? कौन से एक्सिस किस तरफ है? अब आपको बेटर समझेगा। आप ये जो मार्कर का अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के साथ इसको कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन करो। क्या आपको कंपैरिजन हो रहा है? कौन से कलर मार्कर जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन से कलर का मार्कर वाई एक्सिस को? कौन से कलर का मार्कर जेड एक्सिस को? जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्या है? मैंने ऊपर दिखाया। ऊपर के डायरेक्शन में ये वाला मार्कर है, कौन सा? यस, ब्लैक। ये ब्लैक मार्कर जो है ना, ये जेड एक्सिस है। ब्लू मार्कर जो है कौन सा एक्सिस है? क्या इधर मैंने कोई एक्सिस दिखाया? नहीं। तो मैं अभी देखा ना, मेरा वाई एक्सिस ना मैं इस तरफ दिखाया हूं। ये तो
ये तो नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये ना, ये कौन सा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये जे कैप है, जे कैप है, तो ये क्या है, माइनस जे कैप है। बिकॉज आप आई कैप जे कैप भी बना सकते हो। मैंने वाई एक्सिस का डायरेक्शन को क्या लिखूंगा, जे कैप, ये क्या है, जे कैप है। ये कौन सा कैप लिखूं, यस, पहली बार लिख रहा हूं के कैप, और ये कौन सा कैप, आई कैप। तो आई कैप जे कैप तो पहले से बताया था, आज एक नया यूनिट वेक्टर बताया जिसका नाम क्या है, के कैप। सो आई कैप, जे कैप एंड के कैप। के कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जो पॉजिटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसको के कैप बोलेंगे तो नीचे को क्या बोलोगे, माइनस के कैप। ऊपर को के जे के कैप, नीचे क्या है, माइनस के कैप। राइट को जे कैप, तो लेफ्ट को क्या है, माइनस जे कैप, ठीक है ना। तो अगर मैं डायरेक्शन में कैसे किया था, ऐसे किया था, यस, दोबारा देखिए। तो ये क्या है, के कैप, के कैप मतलब जेड एक्सिस। ये कौन सा कैप है बता सकते हैं, ये माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्यों, क्योंकि मैंने जे कैप को राइट को दिखाया ना, और इस मार्कर का डायरेक्शन लेफ्ट को दिख रहा है। हाँ, समझे चीजों को। इसलिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे जे कैप दिखाना है तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, समझ पा रहे हैं, यस। अब मैं वैसा ही कर लेता हूं, मैंने जैसे एक्सिस बनाया मार्कर को वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया। देखो आप, ये देखिए, ये कौन सा एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, यस। ये कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस, यस। ये कौन सा एक्सिस, अब आपको समझ पाया, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आपकी तरफ है। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या इस तरफ है, क्या इस तरफ है, नहीं है। मैं बोर्ड में कैसे दिखाऊं, बोर्ड में दिखाने के लिए मुझे इसे दिखाना पड़ रहा है ना। आप जिस रूम में बैठे हैं, इसी वक्त जिस रूम में बैठे हैं, उस रूम का कोई भी कॉर्नर को देखिए, कोई भी कॉर्नर को देखो, उस कॉर्नर में आपको साफ साफ तीनों एक्सिस दिखेगा। साफ साफ आप दिखा सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दिखा सकते हो। अब जिस हॉल में बैठे हैं उस हॉल का कोई भी कोने में देख लेना, कॉर्नर को देखो, आपको तीनों एक्सिस दिखेगा। सो दैट मींस ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस उस तरफ नहीं है, एक्स एक्सिस इस प्लेन में ही नहीं है। एक्स एक्सिस ये जो बोर्ड का प्लेन है ना, उस प्लेन को परपेंडिकुलर है, वो आपकी तरफ है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। ये देखो बेटा, सो ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये क्या है, जेड एक्सिस, जो आपकी तरफ है, जो आपकी तरफ है, जो इस बोर्ड को परपेंडिकुलर है। ये कौन सा है, एक्स एक्सिस है। और जो वेक्टर मैंने लिया ना, ए वेक्टर, ए वेक्टर कैसे लिया हूं देखो। तो मैंने क्या किया, ये तीनों एक्सिस को लेके सबसे पहले कि क्यूबॉइड इमेजिन किया, है ना। ये जो मैंने बनाए हूं, ये क्या बनाए हूं, क्यूबॉइड। अब थोड़ा क्यूबॉइड की तरफ भी ध्यान में रखना, तो आपको 3D फीलिंग्स इजीली आ जाएगा। ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड को देखो आप। इस क्यूबॉइड में कितने फेस है, क्यूबॉइड में कितना फेस होता है, यस, टोटल फेसेस 6 होता है। 6 कौन सा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, है ना, नहीं, यस, ऊपर नीचे, आगे पीछे, राइट लेफ्ट, कितना 6 फेस है। क्यूबॉइड को समझिए। और वो जो 6 फेस है, वो एक वॉल्यूम को इमेजिन कर रहे हैं, जिसको हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोलते हैं। आप स्कूल में पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, यस। सो क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी हासिल करना चाहिए। क्यूबॉइड में 6 फेस होता है। 6 फेस कौन सा होता है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, राइट लेफ्ट। कितने एड्स होता है, कितने एड्स होता है, आप उस कमरे में बैठे हैं, काउंट कर लो, टोटल 12 एड्स है। ऊपर 4, नीचे 4, है ना। और ऐसा वर्टिकल एड्स भी है, ऊपर 4, नीचे 4, वर्टिकल एड्स भी 4, कितना हुआ, 12 एड्स। क्यूबॉइड में टोटल 4 एड्स है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, टोटल कितना एड्स हो गया, 12 एड्स। 12 एड्स, 6 फेस, है ना, 8 कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स। ये सब चीजें मालूम होना चाहिए, ये तो स्कूल की बात है। चलिए, क्यूबॉइड में अगर आपको समझ में आया तो ए वेक्टर को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, बताइए कैसे किया। ए वेक्टर का टेल कहां पे है, टेल तो ओरिजिन के पास है, और हेड कहां है, हेड ना इस पॉइंट के पास है। क्या आपको लगता है ये जो कर्नर है, ये जो कर्नर है, ये इसका अपोजिट कर्नर है, लग रहा है आपको, लग रहा है, यस। इस कर्नर का ना, ये जो ओरिजिन दिख रहा है, इस कर्नर का ये अपोजिट कर्नर है। इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अगर इसको मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये जो ए वेक्टर है ना, इसको क्या बोलते हैं, ए वेक्टर को मैं जिसके अलग दिखाया, तो ज्योमेट्रिकली इसको क्या बोलेंगे, बॉडी। देखो क्या लिखा, क्या लिखा उसको, बॉडी डायगोनल। अरे बॉडी डायगोनल का मतलब क्या समझते हैं, बॉडी डायगोनल क्या है,
क्या होता है, समझ पा रहे हैं? बॉडी डायगोनल का मतलब है आप जिस रूम में अभी बैठे हो, आपका स्टडी रूम में एक कॉर्नर ले लो, जैसे कि मैंने उस तरफ जो कॉर्नर है ना, नीचे वाला कॉर्नर लिया, तो नीचे वाला कॉर्नर का बॉडी डायगोनल कौन सा कॉर्नर होगा? सोचो, सोच के बताओ। आप जिस कॉर्नर में बैठे हैं, एक कॉर्नर, जैसे कि मैंने यहां का कॉर्नर लिया, इस कॉर्नर का अपोजिट कॉर्नर, ये कर्नर का अपोजिट कर्नर, वो क्या है? बॉडी डायगोनल है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस कर्नर का अपोजिट कर्नर, तो ये जो लाइन आया ना, ये बॉडी डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। बॉडी डायगोनल, ये बॉडी के थ्रू पास किया है। यहां पर फेस डायगोनल भी है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि 6 फेस, 6 फेसेस है। अरे ईच फेस में भी तो डायगोनल बना सकते हो ना, जैसे कि आप बेस को देखो, ये बेस देखो, बेस में ये क्या है? एक डायगोनल है। तो इस डायगोनल को हम क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल। अगर 6 फेस है तो कितना फेस डायगोनल होगा? 12 फेस डायगोनल। 12 क्यों? बिकॉज एक फेस में आप 2 डायगोनल बना सकते हैं। याद है आपको? ये पैलोग्राम देखो, नीचे का बेस को देखो, ये एक डायगोनल होगा, ये एक डायगोनल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल। और 6 फेस है, एक फेस में 2 डायगोनल बनाएंगे, सो टोटल 12 फेस डायगोनल। बट ए वेक्टर जो है ये कोई फेस डायगोनल नहीं है। ये कौन सा डायगोनल है? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या? उसके अंदर से पास हुआ है। क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल सिचुएशन है, क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल सिचुएशन है, बॉडी के थ्रू पास हुआ है, एक कॉर्नर से उसका अपोजिट कॉर्नर के थ्रू पास हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स अभी अभी मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था, वापस उस डायग्राम में आइए। ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये क्या है? एक्स एक्सिस। मेरा वेक्टर कैसा है? ये ए वेक्टर कोई प्लेन में नहीं है, ए वेक्टर स्पेस में है, स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में है। उस वेक्टर को मैं दिखाना चाहता हूं, सो कैसे दिखाऊंगा? तो उसके लिए आपको मैं और एक मार्कर ले आता, एक पेन ले आता हूं। सो जो वेक्टर है, ए वेक्टर, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? सो बेटा देखो, केयरफुली ध्यान दीजिए। ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ए वेक्टर कहां है? ये स्पेस में है, करेक्ट? ऐसा है वो। ये देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आता होगा। ये देखो आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये वेक्टर, कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर। आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो ए वेक्टर है, ये स्पेस में है, ये कोई प्लेन में नहीं है, जबकि यहां पे 3 प्लेन है। कितने प्लेन बोला था? 3 प्लेन। क्यों 3 प्लेन बोला था? ये देखो, एक्स वाई प्लेन, एक प्लेन ना ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। थोड़ा प्लेन समझा दो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये जो प्लेन दिख रहा है ना, ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस प्लेन का नाम क्या है? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। तो ना यहां पे और एक वर्टिकल प्लेन आया, ये एक वर्टिकल प्लेन है। इस प्लेन को मैं क्या बोलूंगा? वाई जेड प्लेन। इसका नाम है वाई जेड प्लेन। ये प्लेन ना ऐसा है, ये प्लेन ऐसा है, वाई जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है ना, ये कौन सा प्लेन है? ये है एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन, करेक्ट? ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? ये है वाई जेड प्लेन। और एक प्लेन रह गया, कौन सा बताओ? यस, ये और एक प्लेन रह गया, एक्स जेड। एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, लास्ट को कौन सा रह गया? एक्स जेड। तो एक्स जेड प्लेन कैसे होगा? ये है, ये भी वर्टिकल प्लेन है, ये भी वर्टिकल प्लेन है, बट ये वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर आप ध्यान देंगे ना, तीनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, तो एक प्लेन जो हॉरिजॉन्टल है, वो कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और 2 क्या है? वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल समझ पा रहे ना? एक ये वाई जेड प्लेन और एक है एक्स जेड प्लेन। सो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, और ऐसा ऐसा कौन सा? एक्स जेड प्लेन। तो ये है एक्स जेड प्लेन। ओके, ये कौन सा है? वाई जेड प्लेन। ये कौन सा है? एक्स वाई प्लेन। टोटल कितना प्लेन हुआ? 3 प्लेन हुआ। ये तीनों प्लेन को लेके ये क्यूब बनाया गया है। क्यूबॉइड बनाने के लिए आपको 3 प्लेन चाहिए, आपको एक्स वाई प्लेन भी चाहिए, वाई जेड प्लेन भी चाहिए, एक्स जेड प्लेन भी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं बोला ना, खुद को पुशअप करो। पुशअप नहीं करोगे फिर आप समझ नहीं पाओगे, है ना? ऐसे मत करो, पुशअप करो। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे आप तैयारी करोगे आप? हैं? वहां आप समझ जाओगे ये क्या है? 2D में बस एक ही प्लेन में ना, तो कोई भी समझ लेगा, उसमें क्या बड़ी बात है? आपको ये समझना है, इसको समझने की कोशिश करो, है? यस। तो क्यूबॉइड कैसे बना? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन में क्यूबॉइड बना है। और वेक्टर कहां है? अभी आपको बताया कि वेक्टर इनमें से कोई प्लेन में नहीं है। कोई भी प्लेन में आ जाएगा तो 2D हो गया ना,
कोई भी प्लेन में नहीं है, वो स्पेस में है, वो ऐसा है। देखो थोड़ा मेरा हाथ दुखने लगा है। सो ऐसा है, देखो वेक्टर ऐसा है। ये वेक्टर ना एक्स वाई प्लेन में, ना वाई जेड प्लेन में, ना एक्स जेड प्लेन में, वेक्टर ऐसा 3D में है। सो 3D में होने की वजह से इस वेक्टर का कितने कंपोनेंट आएगा, जैसे वहां पे क्या आपको दो कंपोनेंट दिख रहा है, कौन सा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो यहां कितने कंपोनेंट आएगा, कितने कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट, कितने, यस 3 कंपोनेंट। 3 कैसा, इसका एक्स एक्सिस के अलंग भी कंपोनेंट आएगा, इसका वाई एक्सिस के अलंग भी कंपोनेंट आएगा, इसका जेड एक्सिस के अलंग भी कंपोनेंट आएगा। बिकॉज इस वेक्टर का जो इन्फ्लुएंस है, जो इफेक्ट है, वो एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, तीनों एक्सेस में इफेक्ट है। इसलिए इसको हम तीनों पार्ट में ब्रेक करेंगे, इसको तीनों पार्ट में रिजल्व करेंगे, 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। अगर ये वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसका इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा हम क्या लिखेंगे, ए एक्स, इस तरफ क्या लिखेंगे, ए वाई, इस तरफ क्या लिखेंगे, ए जेड। तो ए एक्स, ए वाई, ए जेड इसके कंपोनेंट्स है। इसके जो कंपोनेंट्स वेक्टर है ना, ये ए एक्स वेक्टर है, ए वाई वेक्टर है और ए जेड वेक्टर है। दैट मींस सब तीनों में स्प्लिट कर रहे हैं। समझ पाए? चलिए अब इसको मैं स्टॉप कर देता, वापस बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। हुआ क्या, समझ में आया सभी को, क्या किया मैंने, क्या हुआ देखो आप। सो वापस इस बोर्ड में देखो, आपको पूरी तरफ से 3D विजन दिखा चुका हूं। आप इमेजिन करो 3 डायमेंशन में चले गए आप, है ना, यस। सो देखो वेक्टर ए वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी डायगोनल। कौन सा बॉडी डायगोनल, आप अपने कमरे में देखो। ओके, so just see your study room, just see your study room. In your study room, your body diagonal will represent vector A, और उस वेक्टर A का ax एक कंपोनेंट वेक्टर है, ay दूसरा कंपोनेंट वेक्टर है, az तीसरा कंपोनेंट वेक्टर है। आपको दूर से अपीयर हो रहा है, ये ax, ay एंड az 3 कंपोनेंट दिखाया, समझ पा रहे हैं? चलिए अगर आपको ये सब समझ में आ गया है, ए वेक्टर, ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर और ए जेड वेक्टर। ए एक्स वेक्टर एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस उस तरफ नहीं है, किस तरफ है, आपकी तरफ है। ए एक्स किधर, आपकी तरफ। तो ये है ए एक्स, इस तरफ क्या है ए वाई, ऊपर की तरफ क्या है ए जेड। अभी आप बताइए, अगर मैं इसको ए वाई लिखा तो इसको भी ए वाई लिखूंगा ना। अब आप बेस को देखो, बेस वाला जो पैराग्राम है उसको देखो आप, बेस वाला पैराग्राम में क्या दिख रहा है। अगर ये ए वाई वेक्टर है, इसको पैरेलल करके ये है तो ये ए वाई हो गया। सिमिलरली अगर ये ए एक्स वेक्टर है, इसको पैरेलल करके ये है तो ये ए एक्स है, तो ये भी ए एक्स हो गया। तो हम ना एट ए टाइम तीनों को ऐड नहीं करेंगे, एट ए टाइम 2 को ऐड करेंगे, बिकॉज आपको एडिशन के जो रूल सिखाया गया है, आपको ट्रायंगल रूल सिखाया गया है, आपको पैराग्राम रूल सिखाया गया है, तो एडिशन का जो रूल सिखाया गया है आप उसमें 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, है ना। सो ए एक्स और ए वाई को ऐड करेंगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, यस आप सही समझ रहे हैं, ओ पी वेक्टर मिलेगा। देखो एक्स और ए वाई सेम ऑर्डर में दिख रहे, यस क्योंकि एक्स का हेड को ए वाई का टेल मिला हुआ है, एक्स का हेड को ए वाई का टेल मिला हुआ है। दैट मींस ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो इनको ऐड करेंगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, ओपी वेक्टर मिलेगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूं, ये क्या है, डायगोनल है, पैराग्राम का डायगोनल तो रिजल्टेंट है, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस क्या, ए वाई वेक्टर। ये तो चलिए हमने एक प्लेन में काम किया, कौन सा प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, उसमें काम किया, उससे आपको क्या मिला, ओपी मिला। पर हमको चाहिए क्या, ए वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, और एक बार ट्रायंगल रूल अप्लाई करेंगे। और एक बार ट्रायंगल रूल के हिसाब से जब आप ट्रायंगल बनाते हैं, पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, देखो ये ट्रायंगल में हमने ओपी निकाला। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे ताकि ए वेक्टर मिलेगा। आप सोच पाते होंगे कौन सा ट्रायंगल, यस आप सही सोच रहे हैं। देखो ये जो ओपी वेक्टर मिला, ओपी वेक्टर के साथ कौन सेम ऑर्डर में है, यस पी क्यू सेम ऑर्डर में, बिकॉज पी क्यू का डायरेक्शन ऊपर है और ओपी का डायरेक्शन ऐसा है, इसका हेड को उसका टेल मिला हुआ है ना। ओपी वेक्टर का हेड को पी क्यू वेक्टर का टेल मिला हुआ है, तो हेड से टेल मिल गया, तो ये क्या हो गया, सेम ऑर्डर में है। और ए कौन सा ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं, अगला स्टेप में मुझे लिखना पड़ेगा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस क्या, पी क्यू वेक्टर लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। और पी क्यू वेक्टर जो है, पी क्यू वेक्टर किसको पैरेलल है, ए जेड को। ये अगर ए जेड वेक्टर है तो जो पी क्यू है वो भी क्या होगा, ए जेड वेक्टर होगा, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है। थोड़ा पैराग्राम को देखो आप, है ना। सो इसलिए मुझे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ओपी वेक्टर ऑलरेडी आ गया है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, और जो पी क्यू वेक्टर है ना वो कौन सा है, ए
जेड वेक्टर है। इस तरीके से आप ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन। फाइनली आप आई कैप जे कैप में लिख सकते हैं, जैसे कि ए एक्स वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ए एक्स इंटू आई कैप, प्लस ए वाई वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए वाई इंटू जे कैप, प्लस ए जेड वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए जेड इंटू जेड एक्सिस के अलग मैंने आज डिफाइन किया क्या, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जिसमें आपको मार्कर में दिखाया है ना। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। 3D में हमने रिप्रेजेंट किया है ना। सो फाइनली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको इरेज कर देता 2D वाला। सो फाइनली अगर आपको ए वेक्टर का मॉड चाहिए, जैसे कि आपने यहां तक किया ना, तो थोड़ा यहां देखिए। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, क्या इसको मैं लिख सकता हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस क्या, ए जेड स्क्वायर। 2D में क्या था, 2 था, 3D में 3 आ गया और क्या। वैसे भी आप स्कूल में जो ज्योमेट्री सीखे हैं उसके हिसाब से सोचिए ना, अगर ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का जो बॉडी डायगोनल है, क्यूबॉइड का क्या बॉडी डायगोनल आप कैसे लिखते हैं, यस अंडर रूट क्या लिखते हो आप, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट, आपको याद होगा। तो स्कूल में जो क्यूबॉइड है, जिस क्यूबॉइड का लेंथ एल है ना, ब्रेथ बी है, हाइट एच है, तो उस क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसका क्या अंडर रूट, वही तो कर रहा हूं। यहां पे क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का जो है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट लिख दिया। दैट मींस ये जो है ना, ये बॉडी डायगोनल का लेंथ का फॉर्मूला लगा दिया, क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल का लेंथ का फॉर्मूला लगाया है ना। थोड़ा सा स्कूल के ज्योमेट्री है, आप थोड़ा इसको रिवाइज कर सकते हैं है ना। तो ये इसका मॉड का एक्सप्रेशन है। तो जब भी हम वेक्टर का मॉड निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मॉड निकालते टाइम मैग्नीट्यूड निकालते टाइम, मॉड का मतलब क्या है, बस विदाउट डायरेक्शन है ना। ये निकालते टाइम हम क्या कर रहे हैं, ये जब भी निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि आई कैप के कोफिशिएंट, जे कैप के कोफिशिएंट, के कैप के कोफिशिएंट, उनको स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और रूट ले जा रहे हैं, यस चलेगा। और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस बात भी ध्यान में रखो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव साइन तो हम सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ओके बेटा, आपको फाइनली ये जो है ना वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3D समझ में आ गया। सिर्फ डायग्राम को समझना था, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक से नोट डाउन करो। ओके बेटा, आप उसको लिख लिए। अब आप क्या करो कि वापस उसी डायग्राम में देखो, है ना। मैं और एक छोटा चीज बताना चाहूंगा इसमें, हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन 3D में कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा और एक आइडिया इसमें लगा सकते हैं। वो आइडिया आप जानते हो, कैसे जानते हो, ये क्या है, ए वेक्टर है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपको ये बताया था कि जो वेक्टर ए दिख रहा है ना, वो कोई प्लेन में नहीं है, वो किसमें, स्पेस में है, 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो अगर ये स्पेस में, तो ये क्या करेगा, सभी के साथ एंगल बनाएगा ना, यस। तो जैसे कि आप देखो 2D में आपने क्या किया, तो 2D में ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपने बीच में वेक्टर लिया, ए वेक्टर, इस एंगल को थीटा लिया, तो बताओ कि आप इस साइड को क्या लेते थे, हैं? जो ए एक्स है, ए एक्स का मैग्नीट्यूड को आप लिखते थे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। सोचो, कॉस किस तरफ लेते हैं, जिस तरफ एंगल है, एंगल की तरफ जो साइड आएगा, या एंगल को लगकर जो कंपोनेंट आएगा, एंगल का एडजेसेंट जो कंपोनेंट आएगा, आप इसको क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं ना। वो आइडिया यहां पर भी लगा सकते हैं। अभी कैसे हो रहा है, ये वेक्टर स्पेस में होने की वजह से ये तीनों के साथ एंगल बनाएगा, तीनों के साथ। इस पर ना इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बार बार बोला कि आप उस रूम को देखो, जिस रूम में आप बैठे हो ना, उसको लेके काम करो, उस रूम में ये सारे इमेजिन करो। बिकॉज आपका रूम में क्यूबॉइड है, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा सिचुएशन आपके सामने ही है ना। आप उस कीबोर्ड में बैठे हैं, आप ही उस कीबोर्ड में बैठे हो, अगर बैठे हो तो आप इजीली इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये क्या है, उस क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल है, जो अभी मैं आपको बताया था ना। तो ये जो ए वेक्टर है, सपोज ये ना क्या कर रहा है कि एक्स एक्सिस, एक्स के साथ कुछ एंगल बनाएगा, एक्स के साथ सपोज एंगल बनाया, हम इसको अल्फा ले लेते हैं, वाई के साथ कुछ एंगल बनाएगा, इसको हम क्या ले लेते हैं, बीटा, जेड के साथ कुछ एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया इसको ले लेते हैं गामा। इस सिंबल का नाम क्या है, गामा है। अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा है, बीटा है, तो गामा भी आ गया। इस तरह सिंबल है ना, इसको हम एंगल के लिए यूज कर रहे हैं। अल्फा कौन सा एंगल है, जो ए वेक्टर बनाया एक्स एक्सिस के साथ,
बीटा कौन सा एंगल है? जो वेक्टर ए बनाया वाई एक्सिस के साथ। गामा कौन सा एंगल है? जो वेक्टर ए बनाया जेड एक्सिस के साथ। वो देखो आप, ये 2D होने की वजह से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता होगा, फिर वापस वो तीनों मार्कर मुझे लाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ये देखो बेटा, मैंने अभी भी बोला था ना, ये एक्स एक्सिस से, जेड एक्सिस से, वाई एक्सिस से वापस एक्सिस आ गए। देखो एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया, जेड एक्सिस आ गया। ए वेक्टर कैसा है? यस, स्पेस में है ना, अभी बोला था ना। ये देखो ए वेक्टर है। तो ये जो ए वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर है, ये सबके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है ना। तो सबके साथ जो एंगल बनाएगा, ये वेक्टर जो एंगल बनाएगा, है ना। तो ये वेक्टर ए वेक्टर एक्स के साथ जो एंगल बनाया, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, वो कौन सा है? अल्फा है। ये वेक्टर ए है और एक्स एक्सिस है, ये एंगल कौन सा है? अल्फा है। बीटा कौन सा एंगल है? वेक्टर ए वाई के साथ जो एंगल बनाया, मतलब ये जो एंगल है ना, ये कौन सा है? बीटा है। गामा कौन सा एंगल है? वेक्टर ए जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए वो गामा है, मतलब ये एंगल कौन सा है? गामा है। समझ पा रहे हो ना? यस। ये कौन सा है? अल्फा। समझा? ये कौन सा है? बीटा। और ये कौन सा है? गामा। ये तीनों एंगल, तो उसको मैंने यहां पे दिखाया। तो आपको मालूम है, चलो अगर आपको समझ में आ गया है, आपको मालूम है कि एंगल का जो एडजेसेंट साइड है, एंगल का जो लगकर जो साइड है ना, एंगल के कनेक्टेड जो साइड है, आप इसको क्या लिखते हैं? कॉस लिखते हो ना, है ना। क्यों लिखते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो उसी तरीके से आप बताइए कि अगर ये ए वेक्टर है, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा ए वेक्टर का? ये कौन सा अभी तो दिखाया था ना वो पिछला डायग्राम है ना। पिछला डायग्राम में क्यूबॉइड बनाया था, सारे कंपोनेंट दिखाया था। ये कौन सा कंपोनेंट है? ये है वाई कंपोनेंट। यस, ये है वाई कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है? ये है जेड कंपोनेंट। और एक्स एक्सिस का लंग जो कंपोनेंट है, इसका नाम क्या दिया था हमने? एक्स कंपोनेंट। ओके, तो एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, उनका वैल्यू क्या आएगा? क्या मैं ए वाई को ए कॉस बीटा लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली ए जेड को क्या हम ए कॉस गामा लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ए एक्स को ए कॉस अल्फा लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? आपको ऑलरेडी मैं आइडिया दे दिया यहां पे, इसलिए मैं बार बार आपको 2D वाले दिखा रहा हूं। ये ए वेक्टर है, ये थीटा है, तो ए एक्स कितना मिला था? ए कॉस थीटा। क्यों ना? वो एंगल का एडजेसेंट था। यहां सभी एंगल का एडजेसेंट है। अल्फा का एडजेसेंट कौन है? अल्फा को लगकर कौन सा साइड है? एक्स है ना, इसलिए इसको ए कॉस अल्फा लिखना। ए क्यों? बिकॉज आप ए को ही तो ब्रेक कर रहे हो ना, ए को ही तो स्प्लिट कर रहे हो, है ना। यस, ए को रिजल्व कर रहे हैं। सिमिलरली बीटा को लगकर कौन सा एंगल है? बीटा का एडजेसेंट कौन सा साइड है? ए वाई है। बीटा एंगल का एडजेसेंट अगर ए वाई है तो उसको ए कॉस बीटा लिखूंगा ना। सिमिलरली गामा का एडजेसेंट कौन है? ए जेड है, तो इसको ए कॉस गामा लिखूंगा। तो यहाँ पे कॉस अल्फा हो गया, कॉस बीटा हो गया, कॉस गामा हो गया। ठीक है, यस। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यहां से देखो, ये पूरी डायग्राम से आपको कॉस अल्फा क्या मिला। तो फाइनली ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा कितना आएगा? ए एक्स बाय ए। ओके बेटा, मैथमेटिक्स में कॉस अल्फा कॉस बीटा क्या होगा? ए वाई अपॉन ए। कॉस गामा क्या होगा? यस, ए जेड अपॉन ए। समझ पा रहे हो ना बेटा? यस। तो ये सारे जो कॉस लिख रहा हूं ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में इनको ना बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस, साइन कोसाइन टैंजेंट सुना होगा ना। तो इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन क्या? कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइन जो है, इनको बोलते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उनको बोलते हैं। क्यों? वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ये वेक्टर का डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों एंगल, these three angles represents direction of a vector, इसलिए हम इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे, है ना। ओके, चलिए हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में पहुंच जाते हैं। एक कंक्लूजन क्या है कि आप क्या करो, सबको स्क्वायरिंग कर दो। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसको निकाल के देखते हैं। cos स्क्वायर अल्फा कितना ना, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। ये सभी का तो डिनोमिनेटर में एक ही दिख रहा है, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर ले लेंगे तो इधर क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस क्या? ए जेड स्क्वायर। देखो बेटा क्या हुआ, न्यूमरेटर में जो आया
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हम 3 डायमेंशन में ए वेक्टर को क्या लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई क्या जे कैप प्लस ए जेड क्या के कैप लिखते हैं ना। अब मैं क्या बोला था, अगर आपको इसका मॉड चाहिए, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, जिसको हम ए में रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बोला था, अंडर रूट करके स्क्वेयरिंग करके ऐड करना, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड। अभी बोला ना ये बॉडी डायगोनल, बोला ना क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल है, तो ए ये है। इसका मतलब क्या, ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, दोनों साइड क्या किया, स्क्वायरिंग किया। इसका मतलब है कि जो हमारा न्यूमरेटर आया है, वहां देखो हमारा न्यूमरेटर देखो, ये तो ए स्क्वायर ही है, तो क्या हुआ कि न्यूमरेटर भी ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर भी ए स्क्वायर, तो फाइनल क्या मिला, 1। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स इज इक्वल टू 1। जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, अगर आप इसको स्क्वायरिंग करते हो, ऐड करते हो, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसका ध्यान रखिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है ना, और भी अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि आपने कोशिश किया, आप मेरे लेक्चर को सुना, देखा, समझने की कोशिश किया। बेटा देखो, जहाँ पे छोटे मोटे रह जाएंगे ना, बिल्कुल फिक्र मत करना, मुझे आप जो नंबर हमने दिए हैं ना, उस पर व्हाट्सअप कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, कुछ भी करके ना अपना डाउट क्लियर करना। थोड़ा 3D में है ना, थोड़ा ज़्यादा इमेजिन करना पड़ता है, तो शायद कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता। तो अगर कोई पॉइंट पे समझ में नहीं आए, आप फ्री होके मुझे फ़ोन कीजिए, बोलिए, 10 बार बोलिए, 15 बार बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिकॉज आप बच्चे और मैं टीचर हूँ, मैं तब तक आपको समझाऊंगा जब तक आप नहीं समझेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये आपको ध्यान में आ गया है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, देखो एक छोटे मोटे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सो ये जो है रिजोल्यूशन आपको समझ में आ गया, इसको अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए। इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, अभी भी आपकी सारी चीजें समझ में आ गया है। एंगल का एडजेसेंट साइड क्या होता है, एंगल का एडजेसेंट साइड हमेशा कॉस पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको कोसाइन बोला गया है ना, डायरेक्शन कोसाइन बोला गया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, क्या हुआ है, सपोज आप जो है आप ना एक दिन क्या हुआ कि एक क्रिकेट मैच आप देखने को गए हैं ना, क्रिकेट मैच में आपने देखा कि क्या हुआ ना, जो विराट कोहली है वो बैटिंग कर रहा था, और बैटिंग करते टाइम उसने बॉल को एकदम हिट किया, जब बॉल को हिट किया तो बॉल भाग गया। बॉल जो है उसको सपोज उसने 60 डिग्री एंगल में स्ट्राइक किया, मतलब बॉल आया, इसने एकदम से बैट घुमाया, बॉल 60 डिग्री में भाग गया, और बॉल को जो इनिशियल स्पीड दे दिया कोहली ने, इस बॉल को जो है ना उसने 30 मीटर पर सेकेंड इतना स्पीड दे दिया, तो झटके से बॉल यहां से निकल गया। तो हम इसको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, है ना, यस। तो वेलोसिटी जो दिया, जो वेलोसिटी के साथ उसने स्ट्राइक किया, उस वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड, उस स्पीड से उसने फेंका। बॉल क्या करेगा, यस, एकदम बॉल भाग गया, और कैसे पाथ में जाएगा, याद कीजिए, क्या बॉल सीधा चला जाएगा, जब बैट आया बॉल को हिट करेंगे तो बॉल क्या ऐसा स्ट्रेट चला जाएगा, क्या बॉल ऐसे जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं जाएगा। क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से बॉल जो है उसका पाथ बदलेगा, बॉल ऐसे कि कर्व पाथ में मूव करेगा। और हम इसके बारे में फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रकार का जो मोशन है ना, उसके पर्टिकुलर नाम है, इस प्रकार का मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक अलग सा चैप्टर है, एक छोटा सा टॉपिक है, एक चैप्टर है काइनेमेटिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मैं आपको फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ाते टाइम डिटेल्स बताऊंगा, बट मैं आपको पूछ रहा हूं कि अगर उसने इसको ऐसा थ्रो किया, दैट मीन्स उसने स्ट्राइक किया, है ना। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो वेक्टर रिजोल्यूशन को बेस करके मैं क्वेश्चन दूंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सोचिए। अगर ये ऐसा हुआ, क्या आपको मालूम है कि जब ऐसे मूव करेगा, ग्रेविटी उसको ऐसे पाथ बना देगा, और अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा कौन सा है, वाई एक्सिस है, दैट मीन्स ये मोशन कैसा है, ये मोशन एक एक्सिस में नहीं हो रहा है। आप क्लियर हो गए हैं, ये मोशन जो है ना, ये 1 डायमेंशनल नहीं है। ऐसा मोशन को क्या बोलते हैं मालूम, ऐसा मोशन को हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन, बिकॉज ये 2D में है।
2D में है बिकॉज जो प्रोजेक्टाइल दैट मीन्स ये जो बॉल है ना, क्रिकेट बॉल का दोनों कोऑर्डिनेट्स बदल रहा है, क्रिकेट बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है ना। यस, बॉल जो है एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, दोनों एक्सिस में जा रहा है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल मोशन। और इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ये आपका वेक्टर है। क्वेश्चन ये है रिप्रेजेंट, ये मैं आपको ना होमवर्क फॉर्म में दे देता हूं, है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करके दिखाना। रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करना है? रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, ओके। जो हमारा नंबर है, आपको जो नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका जो हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है वही व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप सॉल्व करके फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं चेक करके आपको रेस्पॉन्ड करूंगा। तो रिप्रेजेंट क्या करना है आपको? रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या लिखा? भी लिखा। आप बोलोगे अरे हमने तो यू लिखा था, अरे कुछ भी लिख दो ना, भी यू कुछ भी लिख सकते हैं, चलो यू ही लिख लेते हैं, है ना। तो आपको यू को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। दैट मीन्स आपको आई कैप, एक्स एक्सिस बोले तो क्या आई कैप, वाई एक्सिस का मतलब क्या जे कैप, आई कैप जे कैप उसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो यू एक वेक्टर है और आप वो रिप्रेजेंट करके दिखाओ, क्या होगा, ठीक है। आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया है तो आपको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी 30 दिया है, एंगल 60 दिया है, तो न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करके आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ये आपको होमवर्क फॉर्म में दे दिया हूं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी इस तरीके से आपको काम करने का रिक्वायरमेंट पड़ जाएगा फिजिक्स में, जैसे कि अगला एग्जांपल है ना। सो कुछ वेक्टर्स हमें दिया हुआ है, गिवन, क्या क्या गिवन है आपको, क्या दिया है? गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ऐसे दिया है, करेक्ट? यस। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पे जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो ए वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा। अरे डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? कौन? यस, यूनिट वेक्टर। ए कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये भी आपको फाइंड आउट करना है। सो ए कैप क्या होगा ये भी आपको निकालना है। सो दैट मीन्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और आपको डायरेक्शन भी निकालना है, दोनों पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको वेक्टर दे दिया, वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों के टर्म में दे दिया और आपको पूछ रहा है उस वेक्टर का लेंथ क्या होगा, उसका मॉड क्या होगा और उसके डायरेक्शन क्या होगा। बस इतने काम करना है। कैसे करोगे आप? सबसे पहले सोचो आप, ये जो वेक्टर मैंने दिया ये 2D में है या 3D में है? किस में है? यस, 3D में है, 3 डायमेंशन में है। ये वेक्टर देखो पॉजिटिव एक्स में है, कैसा वेक्टर है आप इमेजिन करो। पॉजिटिव एक्स में है, पॉजिटिव वाई में है, बट पॉजिटिव जेड में नहीं है। इस वेक्टर का डायरेक्शन दिख रहा है, इस वेक्टर को अगर तोड़ दें उसको 3 डायरेक्शन दिख रहा है। एक डायरेक्शन क्या दिख रहा है? एक्स में है और एक वाई में है और एक प्लस जेड में नहीं है। किस में है? माइनस जेड में है, बिकॉज यहाँ पे माइनस के क्या लिखा है। तो आप ये वेक्टर कहाँ है, कैसा है, आप इमेजिन कर सकते हैं। आप जिस हॉल में बैठे हैं उस हॉल को लेके आप इमेजिन कर सकते हैं वेक्टर कैसे होना चाहिए, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला था, जब भी आप मॉड निकालते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? अगर आपको मॉड निकालना है तो आपको बोला ना, फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला था। यस, क्या करूं मैं? अंडर रूट करना पड़ेगा। किसका अंडर रूट? एक्स। चलो कोई बात नहीं, बताओ कि कौन बोलेगा यहाँ पे एक्स कितना है? क्या मैं एक्स को 2 लिख सकता हूँ? यस, एक्स को 2 लिख सकते हैं। ए वाई कितना है? आप इसको कंपैरिजन करेंगे ना। आपको मालूम है कि आप ए वेक्टर को हमेशा आप कैसे लिखते हैं? एक्स आई क्या प्लस ए वाई जे क्या प्लस क्या ए जेड के क्या, ऐसे लिखते हो ना। यस, तो आप ना इसको इसके साथ कंपैरिजन करो, कंपैरिजन कीजिए इसको। तो ए एक्स कितना है? 2 है, कोफिशिएंट्स देखना है। सो बाय कंपेयरिंग हम क्या लिख सकते हैं? ए एक्स इज इक्वल टू 2। यस, ए वाई बताइए, यस सही बता रहे हो आप। ए वाई इज इक्वल 3 और ए जेड कितना है ये तो बताओ। ए जेड कंपैरिजन करूंगा, है ना। सो ए जेड कितना आएगा? -4, ऐसा हम लिख सकते हैं। ए जेड इज -4 अगर आप कंपैरिजन करते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो आपको यहां पे ए एक्स, ए वाई और ए जेड मिल गया, है ना। देखो अभी आपको क्या करना है? इनको स्क्वायरिंग करना है। दैट मीन्स अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड चाहिए,
ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस क्या? ई जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट याद करो। ठीक है, सो अभी क्या मिलेगा? माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, इसलिए तो मॉड कभी भी पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो प्लस ही हो जाएगा, और इसका अंडर रूट, इसका क्या है? अंडर रूट। सो फाइनल आपको क्या मिलेगा? सो 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 प्लस 16, इसका अंडर रूट है ना। कितना हो गया? 16 प्लस 9 कितना है? 25। 25 प्लस 4 कितना है? 29। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट ऑफ क्या? 29। सो एक्सक्यूज मी, तो इस तरीके से आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। इस तरीके से आपको मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए। कभी भी अगर आपको वेक्टर आई क्या, जे क्या, के क्या उसके टर्म में दिया है, अगर आप उसको मॉड निकालना चाहते हो तो आपकी इसके जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -4 है। आप बस इतने काम कर रहे हो तो स्क्वेयरिंग करना, ऐड करना और रूट लेना, उससे एक्स मॉड आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर? वो आप निकल चुके हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या कीजिए? आई के आपका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के आपका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के आपका कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग करो, उसको ऐड करो, रूट लो, जैसे आपको मिल रहा है। ये आपको बार बार इसको करते करते ना आपका आदत हो जाएगा। अभी आप पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा सा नया नया लगेगा, फर्स्ट सीख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा नया नया लगेगा, बट आपके बाद में क्या होगा? आप इसमें एक्वेंटेड हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये देखो आप, ए कैप। ए कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या बोला गया था? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन, है ना। सो ए कैप रिप्रेजेंट्स व्हाट? डायरेक्शन। ए कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर आपको डायरेक्शन पूछा जाता है तो आपको ए कैप ही निकालना पड़ेगा, याद रखो। वैसे भी आपको इस टर्म में दिया है। आप बोलेगा यहां तो आई कैप दिया है, जे कैप दिया है, के कैप दिया है, तो हम ए कैप कैसे निकालेंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप जो है वो इंडिविजुअल डायरेक्शन है। ये एक्स का डायरेक्शन है, वाई का डायरेक्शन है, जेड का डायरेक्शन है, पर आपको वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। वेक्टर का डायरेक्शन कुछ अलग है, समझ पा रहे हो ना? वेक्टर का डायरेक्शन कुछ अलग है और वो आपको फाइंड आउट करना है। चलेगा, तो याद कीजिए, मैंने आपको वेक्टर पढ़ाते पढ़ाते लास्ट क्लास या पिछले क्लास में कभी तो आपको डेफिनेटली बताया था कि हम कोई भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। अगर आपके सामने ए वेक्टर है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मींस हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैग्नीट्यूड को अलग लिख रहे हैं और डायरेक्शन को अलग लिख रहे हैं। ये है मैग्नीट्यूड, ये है डायरेक्शन, दोनों साथ में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप इसको अलग अलग लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड अलग लिख रहे हो और डायरेक्शन को अलग लिख रहे हैं। और यहां से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए कैप। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? ए वेक्टर बाय क्या? ए मतलब ए वेक्टर का मॉड, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ऑलरेडी आपके सामने इसका मॉड है। दैट मींस कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए, कोई भी वेक्टर का कैप के लिए आप क्या करो? उस वेक्टर को उसी का ही मॉड में डिवाइड कर देंगे, है ना। तो न्यूमरेटर में क्या है? वेक्टर। डिनोमिनेटर में क्या है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उससे आपको क्या मिलेगा? उसका डायरेक्शन। सो वेक्टर का डायरेक्शन इज इक्वल टू ये आप हमेशा यूज करना, ठीक है। सो जब भी आपको वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो आपको ऐसे करना चाहिए। अब मैं क्या करूं? ए वेक्टर तो हमें दिया गया है। ए वेक्टर क्या दिया है? 2 आई कैप, ओके बेटा, समझ में आ रहे हैं, प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। ये वेक्टर है, होल डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये क्या? इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला था। कितना निकला है? √29। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसको आप ध्यान में रखो। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा? 2 बाय √29 इंटू आई कैप प्लस 3 बाय √29 इंटू जे कैप माइनस 4 बाय √29 इंटू के कैप। ये है वेक्टर, ए नहीं, ये है यूनिट वेक्टर। उस वेक्टर का डायरेक्शन, ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए कैप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। कैसे काम किया जा रहा है वो ध्यान में रखिए। दो चीजें हैं, किसी भी वेक्टर का मॉड कैसे निकाल रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे हैं। जब आपको इस फॉर्म में दिया हो आई कैप, जे कैप, के कैप, तो आप काम ऐसे करना। ओके, यस। तो डेफिनेटली इसको आप लिख लीजिए, अच्छे से समझिए और लिख लीजिए हम कैसे काम कर रहे हैं, है ना। ठीक है।
ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो। चलिए बेटा, ये सब कुछ होने के बाद आज के क्लास में हम इतना ही लर्न करते हैं। पर मुझे याद आ रहा है कि वो जो स्टूडेंट मुझे पूछा था, आप में से कोई तो स्टूडेंट पूछा था कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है ना, वो थोड़ा मैं आपको बता दूंगा। वेरी गुड, क्योंकि ये सब चीज़ें ना, आप साइन कॉस टैन तो पता है, बट आपको साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स ये स्कूल में पता नहीं रहता है ना। तो उस बच्चों को ना वो इन्वर्स वाला कोई तो पूछा था, उसको शायद किताब में दिखा होगा कि टैन इन्वर्स, साइन इन्वर्स, तो उसको समझ में नहीं आया, उसने पूछा था। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, जिसने भी पूछा था मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बिकॉज उसने उसका डिफिकल्टीज को मुझे एक्सप्रेस किया। मैं वही चाहता हूँ, आप अपने डिफिकल्टीज को खुल के एक्सप्रेस कीजिए, खुल के एक्सप्रेस कीजिए, कभी भी डाउट को दबा के मत बैठना है ना। यस, चलो बेटा, एक सिंपल सी बात देखो, क्या आपको मालूम है, अगर मैं साइन 30 डिग्री लिखूंगा, साइन 30 डिग्री ये तो आप स्कूल में जानते हैं, साइन 30 कितना होता है? होता है 1/2, होता है ना। यस, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है ना, इसको इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन, मैथमेटिक्स में फंक्शन एक चैप्टर है ना। इसे कई सारे फंक्शन पढ़ाया जाता है, जैसे कि आप स्कूल में आप ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहे हो, वो कौन सा है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। स्कूल में आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, वो कौन सा है? अलजेब्रिक फंक्शन। फंक्शन को ना ऐसे अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब आपको मैथ में सिखाया जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं भी आपको फिजिक्स में बताऊंगा, ये सारी चीजें मैं आपको फिजिक्स में बताऊंगा। मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री भी सिखाने वाला हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक में इसको दोबारा बताऊंगा, बट उस बच्चा पूछा था ना, तो इसलिए थोड़ा सा उसके हिंट दे रहा हूँ, इसने पूछा था है? ये चीज जो बताऊंगा ये मैं फिर दोबारा लेने वाला हूँ। तो कुछ नहीं है, जब साइन 30 हाफ होता है, साइन 30 हाफ होता है, तो आप अगर यहाँ पे सिर्फ 30 डिग्री लिखते हैं, सपोज आप लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ उस एंगल को आप लिखेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम? आपको लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स हाफ, ऐसे लिखा जाता है। बोले का मतलब यह है कि अगर हम लिख रहे हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, सपोज आपने ऐसे लिखा, एक्स क्या है? एक एंगल है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स क्या है? एंगल है। तब क्या करोगे? एक्स को आप क्या लिखोगे? साइन इनवर्स वाई। इसका मतलब है जब साइन, जब एक्स को सिर्फ रख रहे हैं, उस एंगल को रख रहे हैं, तो ये ना साइन इनवर्स हो जा रहा है। इनवर्स समझ पा रहे हैं ना? जैसे मैं लिखूंगा 1/x, हम इसको क्या लिखते हैं? एक्स इनवर्स लिखते हैं क्या नहीं? इनवर्स उसी सेंस में ही है, एक्चुअली उस सेंस में। या 1/p, तो आप क्या लिखोगे? p इनवर्स। ऐसे ही है, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, वैसा ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। सो साइन में हो सकता है, कॉस में हो सकता है, टैन में हो सकता है ना। यस, सो दिस इज कॉल्ड एज, ये जो इनवर्स फॉर्म में लिखा गया है ना, ये नहीं, ये जो इनवर्स फॉर्म में लिखा गया है, सो दिस इज कॉल्ड एज क्या? इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्या? फंक्शन। दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ITF, ITF, इसको शॉर्टकट में ना ऐसे बोलते हैं। तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर दूं, थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर देता हूं कि आपको याद होगा कि मैं आपको पैराग्राम रूल बताया था, याद करो। मैंने पैराग्राम रूल में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, आप याद कीजिए। पैराग्राम रूल याद करो, इसमें मैंने एक बात बोला था, आपको याद होगा, इसमें ना एक फॉर्मूला बताया था कि टैन अल्फा, टैन बीटा, याद है? मैंने आपको टैन अल्फा का एक फॉर्मूला बताया था, ये थोड़ा याद करना। टैन अल्फा का फॉर्मूला बताया था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। याद कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि वो पैराग्राम ऐसे था, ए वेक्टर और बी वेक्टर को लेके हम पैराग्राम बनाएंगे। ये क्या होगा? रिजल्टेंट। ये कौन सा है? ए वेक्टर। ये कौन सा है? बी वेक्टर। ये कौन सा है? रिजल्टेंट वेक्टर। ये बी है तो ये बी होगा, ये ए है तो ये ए होगा, याद है? यस। तो ये जो रूल आपको बताया था, मतलब रिजल्टेंट जो है वो डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, ऐसे बताया गया था। सो इस पे आप याद कीजिए, मैंने थीटा कौन सा एंगल लिया था? ए और बी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या लिया था? थीटा। ये पूरा एंगल क्या है? थीटा है। जबकि
रिजल्टेंट ए के साथ जो एंगल बनाया उसको क्या लिया था अल्फा, रिजल्टेंट बी के साथ जो एंगल बनाया उसको क्या लिया था बीटा। पिछला लेक्चर्स देखना जरूरी है, अच्छे से इसको समझना जरूरी है। मैं उसी दिन ये फॉर्मूला डिराइव किया था, याद कीजिए। टैन अल्फा कितना था, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द टोटल एंगल, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप टैन अल्फा ऐसे लिख रहे हो तो इनवर्स फंक्शन क्या बता रहा है कि टैन अल्फा अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो अल्फा कितना होगा, अगर मैं अल्फा को लिखूंगा तो टैन को उधर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा टैन इनवर्स। कैसे देखो, साइन 30 डिग्री हाफ था, 30 को रखा तो साइन उधर जाके क्या होगा, साइन इनवर्स हो गया। यहां देखो साइन एक्स वाई, एक्स को रखा तो साइन इनवर्स हो गया। इसी तरीके से आप क्या बताएंगे, यहां पे आप अल्फा को कैसे लिखोगे बेटा, सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू, अब बताओ आप क्या करेंगे, टैन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टैन इनवर्स, और इनवर्स में ये सब आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी साइन थीटा, ये जो कुछ था वैसे ही रहेगा, बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये होगा टैन इनवर्स। समझा, बस इतना ही है। बट इस पे ना बहुत सारे डेप्थ मैथमेटिक्स है, बहुत सारे डेप्थ मैथमेटिक्स है, अब बच्चा अभी नहीं समझ पाओगे। मैथ में बाकायदे एक अलग से चैप्टर है, उसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन भी कितने सारे टाइप्स के हैं, मैथमेटिक्स में फंक्शन बहुत सारे टाइप के हैं, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग का तो नाम सुना होगा, ऐसे कई सारे फंक्शन हैं। हाँ, ये सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगा। मैं भी आपको फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा, आगे जो मैथमेटिक्स आएगा उसमें बताऊंगा, ठीक है, समझ में आ गया। यस, तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे टैन अल्फा टैन बीटा, तो इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ओके बेटा, समझ में आया। यस, चलो और एक चीज है, मुझे और एक डिमांड हुआ है कि मैं डायमेंशन लूं, मुझे और एक डिमांड हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मुझे डायमेंशन पढ़ाने के लिए, एक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट तो आप जानते हो, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, वार का यूनिट क्या है जूल या अर्ग, जानते हो ना, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड जानते हैं, पर डायमेंशन आप अच्छे से नहीं जानते हो या जानते नहीं हो, है ना, इसलिए मुझे कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं मैं डायमेंशन पढ़ाऊं। यस, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ये जो वेक्टर चैप्टर चल रहा है ना, जैसे वेक्टर खत्म होगा तो मैं आपको डायमेंशन लेने वाला हूं। ओके, यस, तो जरूर वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, चलेगा। चलिए इस क्लास में इतना ही करते हैं। सो आप लोग बहुत अच्छे से इसको लर्न कीजिए, लिखिए, नोटबुक लिखिए, प्रिपेयर कीजिए, डाउट्स पूछिए। हम चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स के लिए हमें इंटरेक्ट करें, ओके, और बहुत अच्छे से काम करें। ओके, आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छे कर सकते हो, बस अब मजे लेके काम करो, है ना। घर पे हो, थोड़ा थोड़ा टाइम पास तो होगा, बट दिन भर टाइम पास ऐसे मत करना। कितनी बार बोला, दिन भर टाइम पास करोगे तो आपका पढ़ाई पीछे हो जाएगा, सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, है ना। यस, रिपीट कर रहा हूँ, तो इसलिए बस मजे लेके पढ़ाई करो, सोचो,